बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 और आज हमारा टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट, वाटर को प्योरीफाई करना, वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल, वाटर में डिसॉल्व कंपाउंड्स, वाटर्स के अंदर जो पैथोजेंस हैं उनको रिमूव करना और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाना, दैट इज कॉल्ड द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना दो तरह के वाटर उसका जिक्र करूंगा, एक है सरफेस वाटर और एक ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर से मेरी मुराद है वो पानी जो जमीन की सतह पर है, यानी वाटर इन पॉन्ड्स, कैनल्स, लेक्स, रिवर्स, सी, ऑल दिस काइंड ऑफ वाटर इज कॉल्ड सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर वो पानी जो जेरे जमीन है, जिसको हम पंपिंग के जरिए, जिसको हम ट्यूबवेल्स के जरिए या किसी और जरिए से बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। अब ये जो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, दे बोथ आर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पसेस। अब क्वालिटी ऑफ वाटर जो है ना, दैट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने दो तरह के पानी का जिक्र किया। माय डियर स्टूडेंट, जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो कंपैरेटिवली, वो नॉर्मली जो है वो क्लीन होता है और अनट्रीटेड, आप उसको ट्रीट ना भी करें, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो सरफेस वाटर है, दैट इज वेरी मच कंटेमिनेटेड, दैट इज वेरी मच पोल्यूटेड, और इसको ट्रीट किए बगैर, प्योरीफाई किए बगैर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो पोल्यूटेड वाटर, मैं इसे अपना रॉ वाटर कहूंगा। रॉ वाटर कह दो, कंटेमिनेटेड वाटर कह लो, पोल्यूटेड वाटर कह लो। माय डियर स्टूडेंट, ये जो रॉ वाटर है, इसकी जो प्योरिफिकेशन है उसमें डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व है। जैसे कि आपके पास है एरेशन। एरेशन इट मींस टू सेटल द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द कोआगुलेशन ऑफ small particles and suspended matter. Then we have the precipitation. Then we have the removal of the solid matter, जिसे हम filtration कहते हैं. And we have the disinfection. Disinfection means to kill the viruses, to kill the bacteria in water. ये different stages हैं। आज के लेक्चर में मैं तीन मेजर स्टेजेस जो हैं प्योरिफिकेशन वाटर की, तीन मेजर स्टेजेस, उनका मैं तज़किरा करूंगा। स्टूडेंट, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एरेशन, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोआगुलेशन, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिसइंफेक्शन। ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन स्टेजेस जो हैं ये में। तो पहले मैं आगाज करता हूं एरेशन से। माय डियर स्टूडेंट, एरेशन क्या मतलब है? एरेशन का मतलब है पासिंग एयर थ्रू वाटर। पानी में से हवा को, रॉ वाटर में से, पोल्यूटेड वाटर में से, कंटेमिनेटेड वाटर में से हवा को पास करवाना, दैट इज कॉल्ड द एरेशन। अब इसमें देखें एरेशन का पर्पस क्या है। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूं एरेशन होती कैसे। एरेशन मुख्तलिफ तरीकों से होती है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लांट है जहां पे एरेशन हो रही है। ये आपको ये वाटर जो है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे वाटर बॉयल कर रहा है। ये बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं हो रही, ये एक्चुअली वाटर में एयर जो है उसको पास। बिल्कुल इसी तरह आप इस तरीके से भी एरेशन को देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप मुख्तलिफ तरीकों से एरेशन ऑफ रॉ वाटर ये करते हैं। अच्छा, एरेशन, इससे फायदा क्या होता है, इससे हम क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? तीन चार पॉइंट जरा देखें। पहली बात, एरेशन के जरिए हम ना डिसॉल्व्ड गैसेज जो हैं, पानी के अंदर जो डिसॉल्व गैसेज है, जैसे कि यू हैव द फाउल स्मेलिंग हाइड्रोजन सल्फाइड, फाउल स्मेलिंग बदबूदार हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हैं, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी हम एरेशन के जरिए क्या करना चाहते हैं, हम डिसॉल्व गैसेज जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की बात है, जिसमें नियोन की बात है, जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिफरेंट गैसेज हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हैं, हम इन गैसेस को रिमूव करवाना चाहते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स विच आर डिसॉल्व इन वाटर, एरेशन से ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड ये भी रिमूव होते हैं, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
इन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने IMTBE पढ़ा है, इस तरह सिंथेटिक ये जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स है, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक वोलाटाइल कंपाउंड्स है, एरेशन से ये पानी में से रिमूव हो जाते हैं। एरेशन का दूसरा पर्पस क्या है, दूसरा मकसद क्या है? दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल की बात कर रहा हूं, इज ऑक्सीडाइज्ड विद एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर रॉ वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल है, एरेशन के दौरान वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी से रिमूव हो जाएगी। एक और चीज, अगर ये ज्यादातर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, एरेशन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको हम रिमूव करते हैं बाय पासिंग वाटर ओवर एक्टिवेटेड कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल तो एरेशन के दौरान ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना उसको रिमूव करवाने के लिए हम वाटर को एक्टिवेटेड कार्बन में से पास करवाते हैं, उसके ऊपर से पास। और ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है ये भी उसको गैसियस फॉर्म में, ऑर्गेनिक मटेरियल को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके ये उसको उस ऑर्गेनिक मटेरियल उससे प्योरीफाई कर देता है, साफ कर देता है। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि एरेशन के दौरान अगर वाटर के अंदर ये अगर +2 आए ना तो इसे कहते हैं फेरस सीन। अगर 2 आए तो सीन, और अगर 1 आए तो काफ, फेरिक। अगर वाटर के अंदर फेरस आइन है, फेरस आइन आर वाटर सोल्यूबल, ये पानी में हल हो जाते हैं। अगर ये पानी में हल होंगे तो फिर तो ये रिमूव करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, एरेशन के दौरान ये जो फेरस आइन है ये ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आइन में कन्वर्ट होते हैं। +2 फेरस, एरेशन के दौरान ये फेरस ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आइन में कन्वर्ट होते हैं, एंड दिस फेरिक इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड। दीज फेरिक हाइड्रोक्साइड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होता, प्रेसिपिटेट बनकर सेटल डाउन हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाती है, और फिर हम उस सॉलिड को रिमूव कर लेते हैं बाय मींस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसका मतलब है ये जो काम हो रहा है, यानी फेरस का ऑक्सीडाइज होकर फेरिक में, और फिर उससे फेरिक हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता, और उसको हम फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव कर देते हैं। ये भी एरेशन के से ही हासिल होता है। एरेशन के 3 मकासद हो गए, फॉल स्मेलिंग गैसेस, इस तरह आपके पास वॉक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनकी रिमूवल हो गई, और ऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीडाइज होकर CO2 में या एक्टिवेटेड कार्बन उसकी मदद से हम उसको रिमूव कर गए। तीसरा काम क्या हुआ, फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ, और फेरिक जो है वो हाइड्रोक्साइड की शक्ल में प्रेसिपिटेट हुआ, सेडिमेंटेशन हुई, और यूं वो वाटर से रिमूव हो। 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक क्या, माय डियर स्टूडेंट, आप जो एरेशन कर रहे हैं ना, एरेशन इंप्रूव्स द ऑक्सीजन लेवल ऑफ रॉ वाटर। ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं डू, डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो एरेशन से डू बढ़ती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, एरेशन रेजेस द pH ऑफ वाटर। ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं कहता हूं आपको ये आना चाहिए। एरेशन जो है वो वाटर की pH को भी इंक्रीज करती है। माय डियर स्टूडेंट, ये 4 पॉइंट्स जो हमारी टेक्स्ट बुक कह रही है, और ये pH का बढ़ जाना जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑल दीज आर obtained ड्यूरिंग एरेशन ऑफ रॉ वाटर। आखिरी बात, एरेशन इज यूज्ड टू सेटल सस्पेंड मैटर, यानी पानी के अंदर जो सस्पेंडेड मैटर है उसको रिमूव करवाने के लिए एरेशन की जाती है। ये सारे का सारा एरेशन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ, दैट इज coagulation. The second stage in the purification of water is coagulation. Coagulation, इकट्ठा करना। अच्छा, coagulation में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? coagulation में the materials which are suspended or in the form of colloidal form or present in a colloidal form in raw water are removed by coagulation. यानी coagulation में हमने क्या किया, हमने वो मटेरियल जो सस्पेंडेड है या कोलाइडल फॉर्म में है रॉ वाटर के अंदर, हम उनको कोआगुलेशन के जरिए रिमूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब कोआगुलेशन के लिए वी यूज द कोआगुलेंट्स।
मैं दो कोएगुलेंट्स का तज़किरा करूंगा, एक एल्यूमिनियम सल्फेट जिसे हम अलम कहते हैं और दूसरा आपके पास फेरिक साल्ट है। आमतौर पर जो एल्यूमिनियम सल्फेट या अलम जो है ये बतौर कोएगुलेंट इस्तेमाल होता है, ये सस्पेंडेड या कोलाइडल फॉर्म में मौजूद मटेरियल उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, अलम या एल्यूमिनियम सल्फेट। माय डियर स्टूडेंट, जरा ना आप इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करें। इस इक्वेशन में मेरे पास ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये सारा मैं ऊपर इसको ये दिस वन इज एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस वन इज अलम, अलम फटकड़ी हम इसे बोलते हैं, अलम। ये दिस वन इज अलम, दिस वन इज अ गुड एक्सीलेंट एंटीसेप्टिक, ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। आमतौर पर ना शेव के बाद या कहीं पे कट आ जाए तो वहां पे ये फटकड़ी लगाते हैं, ये अलम लगाते हैं, ये एंटीसेप्टिक है, लेकिन यहां पे बतौर कोएगुलेंट काम कर रहा है। फार्मूला देखो, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 टेकन थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, K2SO4 Al2SO4 टेकन थ्राइस डॉट 24, दिस वन इज अलम, ये फटकड़ी है, प्लस 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये बेस है और बेस क्या करता है, पीएच इंक्रीज करता है। बेस एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने अलम को वाटर में ऐड किया है इन अल्कलाइन में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बात है। अच्छा, क्या क्या बनेगा हमारे पास ना, पहली तो ये बात है कि हमारे पास ये कैल्शियम है, Ca 3 कैल्शियम है और ये SO4 ले लो, तो आपके पास ये बना 3,3 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, प्लस आपके पास ये एल्यूमिनियम और ये OH, ये आपके पास बनेगा 2AlOH टेकन थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, प्लस K2SO4 लिख लो, ये सच आप लिख लो, K2SO4 प्लस 24H2O, ये मैंने 24H2O वैसे ही लिखे, K2SO4 वैसा ही लिखा। मैंने ना एल्यूमिनियम को OH के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और ये सल्फेट कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बन गया, ये आपके पास प्रोडक्ट बने। इसमें जो काम की चीज है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये प्रेसिपिटेट की, अगर मैं एरो नीचे की तरफ शो करूं ना, इसका मतलब है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, एंड दीज प्रेसिपिटेट हैज द जेलेटिनस सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। दो बातें अगर आप याद रखें ना तो मैं समझूंगा ये कोआगुलेशन बाय एल्यूमिनियम सल्फेट में समझा गया। पहली बात, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड when alum is added to water in alkaline medium। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तब प्रेसिपिटेट बनकर नीचे सेटल डाउन होगा, या उसके प्रेसिपिटेट तब बनेंगे, सेटल डाउन के भी हम बात नहीं करते, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के तब प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जब आप अलम को वाटर में ऐड करेंगे इन अल्कलाइन मीडियम। इसका मतलब है अगर pH 7 से कम हो, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर एसिड होगा तो साफ ज़ाहिर एसिड प्रोटॉन H पॉजिटिव रखता है और वो OH नेगेटिव के साथ मिलकर वो वाटर बनाता जाएगा, और अगर वो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन ही नहीं पाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तब बनेगा, तब प्रेसिपिटेट आउट होगा जब आप अलम को रॉ वाटर में डालें इन अल्कलाइन मीडियम। दूसरी बात, ये तो पहली बात, alkaline medium is necessary for precipitation, alkaline medium is necessary। और दूसरी बात, ये जो आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, इट हैज जेलेटिनस, ये जो प्रेसिपिटेट बने, दिस प्रेसिपिटेट हैज जेलेटिनस सरफेस। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मैनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये सेंटेंस तो ज़हन में रखो ना, मैनी सस्पेंडेड पार्टिकल
get adsorb on the surface of gelatinous aluminium hydroxide precipitate। ये आपको सेंटेंस आना चाहिए। ये दोनों जो बातें मैंने कही हैं, ये दोनों बातें इसमें बहुत खास हैं, अहमियत की। दूसरा जो हम कोआगुलेंट इस्तेमाल करते हैं, दे आर द फेरिक साल्ट्स, यानी कोआगुलेशन बाय फेरिक साल्ट्स। दो तीन फेरिक साल्ट का मैं जिक्र जरूर करूंगा। एक आपके पास है फेरिक सल्फेट, आपके पास है फेरिक क्लोराइड्स या क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखे ना, दीज आर फेरिक साल्ट्स, दीज आर यूज्ड एज कोआगुलेंट, ये कोआगुलेंट के तौर पर इस्तेमाल। यहां एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फेरिक साल्ट के जरिए जो कोआगुलेशन है, दिस वन इज डिफिकल्ट टू हैंडल। इसके जरिए कोआगुलेशन बहुत मुश्किल उसको हैंडल। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है, बिकॉज एन इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द पीएच रेंज 3 to 13। इस पीएच रेंज में इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड वो बनते जाते हैं और उनको हैंडल करना कदर मुश्किल होता है। ये दो मैंने आपको स्टूडेंट कोआगुलेशन की बात की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है, याद रखना है, वो ये है कि कोआगुलेशन प्रोसेस की मदद से आप मोर देन 80% सस्पेंडेड पार्टिकल को रॉ वाटर से रिमूव करवाते हैं। ये भी सेंटेंस ध्यान रख लेना। मैंने क्या कहा? द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन कैन रिमूव मोर देन 80% of the suspended particle from the raw water. It means coagulation is a very useful method, is बहुत अहम। मैं ना आपसे एक बात करना, कंसेप्चुअली बात करना चाहता हूं। कोआगुलेशन होती कैसे है? पहले सिंपल वे, बड़ा आसान सा, फिर मैं मजीद उसको थोड़ा सा पेचीदगी में बात करूं। सिंपल क्या है कि आपके पास जो रॉ वाटर है ना, उसमें दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, दे आर नेगेटिवली चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप कोई कोआगुलेंट ऐड करते हैं ना, तो वो कोआगुलेंट जो है उसके पास कैटाइन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। वो पॉजिटिव आयन जाके इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ मिलकर उनको न्यूट्रलाइज करता जाता है। न्यूट्रलाइज करने पर ये आपस में मिलते जाते हैं और एक छोटा सा फ्लॉक बनता है। फिर ये आपस में मिलकर एक हैवी जो है प्रेसिपिटेट बनता है, जो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठता जाता है। दिस वन इज अ वेरी सिंपल वे। लेकिन अगर आप इसको मजीद पेचीदगी से देखेंगे ना, मजीद गहराई से देखेंगे, तो स्टूडेंट होता भला क्या है? होता ये कि आपके पास ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जो कोलाइडल फॉर्म उसमें भी हो सकते हैं, इनके गिर्द ना ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, करीब नहीं आएंगे। अब होता क्या है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो इनको सराउंड कर लेते हैं। अब जब सराउंड कर लेते हैं, सराउंड कर ले, ये एक फर्स्ट एक लेयर बन गई। अब इनके गिर्द तो एक और लेयर बन जाती है, जो पॉजिटिव नेगेटिव सब का मिक्सचर होती है। तो इस तरह ये बाई लेयर्स इसके गिर्द ये पैदा होगी। अब आप कोआगुलेंट यूज करते हैं, कोआगुलेंट जाकर इन सब को आपस में इकट्ठा करता जाता है, और यूं पहले एक छोटा फ्लॉक यानी फ्लोकुलेशन, और फिर एक बहुत बड़ा फ्लॉक जो है ना वो बनता जाता है, और इस तरह ये फिर सेटल डाउन नीचे बैठते हैं, सेडिमेंटेशन होती है, और फिर हम फिल्ट्रेशन के जरिए इनको रिमूव कर देते हैं। दिस वन इज कोआगुलेशन प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट, इतना जो हमने ना ये कोआगुलेशन को डिस्कस किया। एक और भी चीज है, अगर वाटर के अंदर हार्डनेस हो, हम ना प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर डिस्कस कर रहे हैं, अगर हार्डनेस हो वो किस वजह से होती है और हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, इसको जरा देखें। माय डियर स्टूडेंट, हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्डनेस क्यों होती? वाटर, वो हमने पढ़ा ना, हार्ड वाटर की हार्डनेस, वो टेम्परेरी हार्ड, परमानेंट हार्ड। तो द हार्डनेस वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स काज हार्डनेस। पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स उसकी हार्डनेस का बायस बनते हैं। तो फिर आप क्या करें? आप ये करें कि आप वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिमूव करवा दें। जब रिमूव करवाएंगे तो मीन हार्डनेस ऑफ वाटर खत्म होगी।
अब हार्डनेस ऑफ वाटर खत्म करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, आयन एक्सचेंज मेथड है, क्लार्क्स मेथड है, बाय बॉइलिंग है, डिफरेंट मेथड्स हैं। आयन एक्सचेंज मेथड आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हैं। बहरहाल आप किसी भी मेथड के जरिए ये देखकर क्या वो टेम्परेरी हार्डनेस है, क्या वो परमानेंट हार्डनेस है, आप हार्डनेस वाटर इसको भी रिमूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, द थर्ड स्टेज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज, ये स्टेज तो बहुत बहुत अहम है। ये जो मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं ना, ये मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। अगर आप वाटर प्योरिफिकेशन की बात करें तो वो पहली दोनों भी इंपॉर्टेंट है ना, पहले दोनों काम करोगे तो इस पे आओगे ना। तो वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन, ये हमारी बुक में नाम हेडिंग बनाऊंगा कि वाटर की डिसइंफेक्शन क्लोरीन कैसे। अच्छा, पहले मैं ना डिसइंफेक्शन का मानी जानना चाहता हूं। देखिए, डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्शन का मतलब है टू किल और इनएक्टिव द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस को किल करना, पैथोजेंस जो है उनको इनएक्टिव करना, दिस वन इज कॉल्ड द डिसइंफेक्शन। हम ना डिसइंफेक्शन के लिए मुख्तलिफ कंपाउंड, मुख्तलिफ वे यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वाटर की डिसइंफेक्शन क्लोरीनेशन के जरिए, क्लोरामाइंस के जरिए, ओजोन के जरिए, यूवी लाइट उसके जरिए, ये सारी की सारी प्राइमरी डिसइंफेक्शन। माय डियर, इसके अलावा स्टूडेंट आप क्लोरीन डाइऑक्साइड को KMnO4 को इस्तेमाल कर लें, या नैनो फिल्ट्रेशन के जरिए भी आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। मैं ना ज्यादा जो फोकस करूंगा ना डिसइंफेक्शन, वो क्लोरीन के जरिए, यानी क्लोरीनेशन जिसे हम कहते हैं। तो क्लोरीनेशन इसको हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्लोरीनेशन के जरिए यानी वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन, क्लोरीनेशन जिसे हम कहते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। क्लोरीन आप जानते हैं, Cl2 क्लोरीन एक हैलोजन है। माय डियर स्टूडेंट, क्लोरीन जो है एट नॉर्मल प्रेशर, क्लोरीन इज अ टॉक्सिक येलोविश ग्रीन गैस, बट एट हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये नॉर्मल प्रेशर पर अगर इसको इनहेल करें, दिस वन इज लेथल, इट कॉजेस द डेथ, इवन डेथ। इसलिए इसको जब भी इस्तेमाल किया जाए, इसको क्लोरीन से डिसइंफेक्शन इज वेरी एफिशिएंट, बहुत बेहतरीन तरीका। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कायनात में हर एक चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। वो तो फिर देखा जाता है ना कि दोनों में से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों में से डोमिनेट कौन करता है। क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। पहले तो ये होगा कि वाटर डिसइंफेक्शन के लिए कसरत से इस्तेमाल होती है। वेरी इफेक्टिव इन किलिंग पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस को किल करने में बहुत ज्यादा। पैथोजेंस क्या है? वेरी सिंपल, वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियों का बायस बनते, जो इंसान में बीमारी। तो पैथोजन क्या है? पैथोजेंस काज सीरियस वाटर बोर्न डिजीजेस, जिसमें टाइफाइड है, कॉलरा है और बहुत सारे। टाइफाइड मोयादी बुखार, कॉलरा, हैजा, इस जैसी और कई बीमारियां हैं जो इन पैथोजेंस में मैं बैक्टीरिया का जिक्र करूंगा। बैक्टीरिया से मुख्तलिफ किस्म की वाटर बोर्न डिजीज। पैथोजेंस में मैं वायरसेस का जिक्र करूंगा, और वायरसेस आप जानते हैं बहुत सारी बीमारियां, इसमें प्रोटोजोआ वो भी शामिल है, और भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स जो इन पैथोजेंस में शामिल है। लेकिन मेरा फोकस जो है वो ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस, इन पे ही रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन इज इनएक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता काम है। क्लोरीन इज इजीली अवेलेबल, और इसके जरिए डिसइंफेक्शन उसमें सिर्फ और सिर्फ ये अगर आप ना देख लेंगे तो ये अपरेटस सेटिंग है। इसके लिए आपके पास ये एक लिक्विड क्लोरीन टैंक है, इसके साथ ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर के बाद ये मुख्तलिफ किस्म की शॉट, और बाद में ये इसको वाटर के अंदर, जब क्लोरीन को वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम और कंसंट्रेशन। टाइम और कंसंट्रेशन, कितनी देर के लिए और कितनी अमाउंट में क्लोरीन आप वाटर में इंजेक्ट कर रहे हैं, ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी अगर क्लोरीन का स्टे टाइम वाटर में बहुत कम होगा तो साफ ज़रा पैथोजन किल नहीं करेगा,
और अगर आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली ये हार्मफुल भी साबित हो सकती है। तो ये टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज आ गई, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ये असल में क्लोरीन से ही मैंने निकाला है, को नहीं ला रहा, क्लोरीन से ही। हाइपोक्लोरस, दिस वन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टिंग। एक तो डिसइंफेक्टिंग एजेंट हमने क्लोरीन को कहा, क्लोरीन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, एंड द सेकंड डिसइंफेक्टिंग एजेंट दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। याद रखना है HOCl, हाइपो, HOCl भी लिख लो, HCl भी लिख लो, एक ही बात, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड के बारे में कुछ और बातें। माय डियर स्टूडेंट, HOCl के बारे में बाकी बातें कि HOCl इज अ न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड, न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड, एंड इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेडली बाय पासिंग थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है कैसे? उनकी सेल मेम्ब्रेन में से पास करके। ये जरा ना नोट करना है कि सेल मेम्ब्रेन में से पास करेगा, सेल मेम्ब्रेन में से पास करके उसमें छेद करता जाएगा साइटोप्लाज्म तक, और फिर वहां पे जाके ना ये मौजूद एंजाइम उनको इनएक्टिव करता जाता है और इस तरह जो है पैथोजेंस उसको किल करता है। माय डियर स्टूडेंट, HOCl इज अनस्टेबल, वेरी मच रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी स्टोर। आप इसको 1 महीने से ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। हाईली अनस्टेबल है, वेरी मच रिएक्टिव। जो स्टेबल हो, जो अनस्टेबल होगा वो रिएक्टिव होगा, जो अनस्टेबल होगा उसको आप लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, HOCl कैसे प्रोड्यूस होता है? एक तो बहुत बहुत आसान सा तरीका ये आप देखेंगे कि क्लोरीन वाटर में ऐड करो। जब क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं ना, जरा गौर से आप देखिएगा स्टूडेंट, ये क्लोरीन है Cl क्लोरीन, वाटर में ऐड करो H2O, ये मैंने क्लोरीन लिखा है Cl2, Cl2 लिखा है, और वाटर को मैंने लिख दिया 2 हाइड्रोजन H2 और 1। अब होता क्या है, ये आपस में मिले, ये जब ये मिले तो ये बन गया HOCl, और ये और वाटर के अंदर है ना, एक आपके पास क्या बना, एक बन गया जी HOCl जो हम बनाना चाहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड जिसके हम बात कर रहे हैं, और साथ H पॉजिटिव, साथ Cl नेगेटिव। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH डिक्रीजेस, तो सॉल्यूशन की pH क्या करेगी, कम होती जाएगी। ये जो HOCl है, ये HOCl, दिस वन इज अ वीक एसिड। अब जरा देखो, ये जो HOCl है जो कि एक वीक एसिड है, ये भी आयोनाइज होगा, और ये हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव और OCl नेगेटिव, दिस वन इज हाइपोक्लोराइट आयन। दोनों इक्वेशन ही देखो ना, क्लोरीन प्लस वाटर, यू हैव द HOCl प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और दूसरी बात क्या है, ये जो HOCl है ये फर्दर आयोनाइज होगा, इट गिव्स द H पॉजिटिव एंड OCl नेगेटिव। ये जो OCl नेगेटिव है, दिस वन इज कॉल्ड हाइपोक्लोराइट आयन, और ये जो HOCl है, दिस वन इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड, और ये जो Cl2 है, दिस वन इज कॉल्ड क्लोरीन गैस। और एक और भी चीज देखें कि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है pH कम हो रही है, pH कम हो रही है। 3 चीजें इसमें हैं, एक Cl2, फिर आपके पास HOCl, और फिर आपके पास OCl नेगेटिव। ये जो तीनों हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री और अवेलेबल क्लोरीन। यही वो डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, यही वो 3 हैं जो पैथोजेंस को किल करते हैं। ये पैथोजेंस को 3, दीज आर कॉल्ड फ्री और अवेलेबल क्लोरीन। अच्छा, एक बात याद रखना, ये रिएक्शन तब पॉसिबल है अगर pH 7 से कम होगी। आमतौर पर कहा जाता है कि 5 से 7 pH रेंज में ये जो मैंने अवेलेबल क्लोरीन बताए, ये ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, यानी डिसइंफेक्शन का प्रोसेस
ज्यादा होता है। अब आप क्या कहेंगे, लोअर पीएच मींस बेटर डिसइंफेक्शन, लोअर पीएच मींस बेटर डिसइंफेक्शन, ये बात ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, आगे आए। नेक्स्ट मैंने एक तो बताया ना कि क्लोरीन को वाटर में डालें तो आपके पास HOCl बना, OCl नेगेटिव बना। और भी दो है, एक है सोडियम हाइपोक्लोराइट इन बारे, सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आर आल्सो यूज्ड टू जनरेट HOCl। ये भी HOCl उसको जनरेट करने में मुआवन और मददगार है। जरा रिएक्शन तो देखो, ये आपके पास NaClO है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। जब ये आयोनाइज होगा तो प्लस वाटर, जब ये आयोनाइज होगा तो सोडियम आयन है, साथ आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन है, साथ हाइड्रोक्साइड आयन है। सिमिलरली यू हैव द कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्लस 2H2O। जब आप रिएक्शन कैल्शियम आयन, हाइपोक्लोराइट आयन और साथ आपके पास हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं ना, दे आर यूज्ड टू स्टेबलाइज द पीएच। अब इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपके पास OCl नेगेटिव यानी हाइपोक्लोराइट आयन बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन चीजों को अगर आप देखेंगे, ये जो आपके पास NaClO है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसके बारे में दो तीन बातें। इट इज अवेलेबल इन सोल्यूशन फॉर्म हैविंग 5 to 15% क्लोरीन। सोल्यूशन की फॉर्म में ये मिलता है, लिक्विड फॉर्म में ये मिलता है NaClO, और इसमें 5 से 15% तक क्लोरीन होती है। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन क्लोरीन, ये क्लोरीन से ज्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज कुरेसिव, लेकिन इसकी हैंडलिंग जो है वो क्लोरीन गैस या ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट उससे इजी है। इसके बरक्स ये जो आपके पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, इट हैज अबाउट 65% अवेलेबल क्लोरीन। ये सॉलिड स्टेट में 65% तक क्लोरीन इसमें मौजूद है। दिस वन इज आल्सो कुरेसिव, इसकी हैंडलिंग भी मुश्किल है। और वो क्या, अगर ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक मैटर जिसमें आपके पास वूल है, पेपर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्लॉथ है, इसके साथ ये तेजी से रिएक्शन करके उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उनको आग लगा देता है। और साथ ही साथ अगर ये तेजी से मॉइस्चर भी अब्सॉर्ब करता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके क्लोरीन गैस रिलीज करता है, इसकी हैंडलिंग भी मुश्किल होती है। और दूसरा, ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। तो इन दो तरीकों से भी, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये कैल्शियम, इनसे भी आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये उतनी सूटेबल नहीं है जितनी आप क्लोरीन से कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। बाज दफा ना ये जो लिखा हुआ ना हार्मफुल इफेक्ट, ये मैं वी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। जब ये क्वेश्चन आए ना, आपने ये 3 बातें लिखनी हैं, जरा गौर से सुनना। पहली बात, रिएक्शन विद डिसॉल्व्ड अमोनिया। आपने वो वाटर जिसके आप डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, जिसमें पैथोजेंस को किल करना चाह रहे हैं, उसमें आप क्लोरीन इंजेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर अमोनिया मौजूद है। तो क्या होगा, जब HOCl भी लिख लो, Cl2 भी लिख लो, जो मर्जी लिखना लिख लो, जब HOCl अमोनिया से रिएक्शन करेगा, क्लोरामाइन बनते हैं। जरा देखना, ये मेरे पास HOCl प्लस अमोनिया, आपके पास मोनोक्लोरामाइन बना। ये जो मोनोक्लोरामाइन है, ये दोबारा HOCl से रिएक्शन करेगा, यू विल हैव द डाइक्लोरामाइन। और ये जो डाइक्लोरामाइन है मजीद ये HOCl से रिएक्शन करेगा, यू हैव द ट्राइक्लोरामाइन। दिस ट्राइक्लोरामाइन NCl3, दिस इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। मैंने हर एक की फॉर्मेशन में मैंने ऊपर पीएच लिखी है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब में अगर आप देखेंगे तो पीएच मैंने 7 से कम लिखी है, 7.5, यानी ये सारे के सारे जो हैं ये एसिडिक पीएच में इनकी फॉर्मेशन होती है। क्लोरामाइन इनकी फॉर्मेशन एसिडिक पीएच में होती है। अगर आप यहां पे बेसिक पीएच, अल्कलाइन पीएच यानी 7 से ज्यादा होगी, तो फिर क्लोरामाइन की फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। ये देखो ना, द अल्कलाइन पीएच कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइन। तो अल्कलाइन पीएच क्लोरामाइन उसकी फॉर्मेशन को रोक देती है। अब इसमें ये जो आपके पास बना ना NCl3, दिस NCl3, ये भी MCQ अक्सर आता है। दिस वन इज पावरफुल आई इरिटेंट। ये एक पावरफुल आई इरिटेंट,
ये MCQ पूछा जाता है, इस लेवल तक आपको बता रहा हूं कि NCl3 इज अ पावरफुल आई इरिटेंट। अब एक बात है, जब मैंने आपसे कहा ना कि डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, तो मैंने कहा डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय क्लोरीन, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बाय क्लोरामाइन। ये जो क्लोरामाइन है ना, these are also the disinfecting agent, but it should be kept in mind these are a weak disinfecting agent, ये weak है। और एक और भी बात, और वो ये है, they only disinfect the bacteria but they have no effect on the viruses। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, दूसरी जो बात आप कहेंगे, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर रॉ वाटर में, अगर आपके पास अनट्रीटेड वाटर जिसकी आप डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फिनोल है या कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो क्या होगा कि अगर फिनोल है, क्लोरीन से रिएक्शन होगा, यानी उसकी क्लोरीनेशन होगी, तो यू विल हैव द क्लोरीनेटेड फिनोल। यानी ये फिनोल है, क्लोरीन से ये आपके पास क्लोरीनेटेड फिनोल बनते गए। ये जो क्लोरीनेटेड फिनोल हैं, दे हैव ऑफेंसिव अडोर एंड टेस्ट एंड टॉक्सिक। क्या मैंने कहा? मैंने कहा क्लोरीनेटेड फिनोल हैव ऑफेंसिव अडोर एंड टेस्ट एंड टॉक्सिक। ये दूसरी बात आपने याद रखी। तीसरी चीज, रिएक्शन विद ह्यूमिक एसिड, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मटेरियल था वाटर में, ऑर्गेनिक मैटर। बहरहाल ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड क्या है? पहले देखना, ये ह्यूमस है, द ऑर्गेनिक सॉइल विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। इसके अंदर ये ह्यूमिक एसिड, ये ह्यूमिक एसिड का नाम है, आपको वैसे ही ये उसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। अब होता क्या है, ह्यूमिक एसिड जब HOCl से रिएक्शन करेगा, हाइपोक्लोरस एसिड, इट फॉर्म द क्लोरोफॉर्म। और भी चीजें बनती, क्लोरोफॉर्म। दिस क्लोरोफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लोरोफॉर्म डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तीन बातें याद रखना। पहली बात क्लोरोफॉर्म के बारे में, इट इज सस्पेक्टेड लिवर कार्सिनोजेंस। सस्पेक्टेड लिवर कार्सिनोजन, जिगर के कैंसर का शुबा है कि जिगर का कैंसर जो है वो इसकी वजह से होता है। ये आगे लंबी डिटेल है, ये किस तरह जिगर के कैंसर का बायस बनता है, ये एक लंबी डिटेल है। बहरहाल आपने याद ये रखना है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, जो कि ह्यूमिक एसिड के HOCl के रिएक्शन के नतीजे में बनता है पानी के अंदर, ये क्लोरोफॉर्म ये लिवर कार्सिनोजन है, यानी ये लिवर के कैंसर, जिगर के कैंसर का बायस बनता है। दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म हैज नेगेटिव रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इफेक्ट इन ह्यूमन। दो बातें आ गई, नेगेटिव रिप्रोडक्शन, नेगेटिव डेवलपमेंट। नेगेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? नेगेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब उर्दू में हम कहते हैं बांझपन। मेल में, फीमेल में, मर्द औरत किसमें? बांझपन, यानी स्पर्म काउंट बेहतर नहीं होता या एग वीक होता है, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाती। तो नेगेटिव रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा ना कर सकना, नेगेटिव रिप्रोडक्शन। एंड द सेकंड वन इज डेवलपमेंटल इफेक्ट। एग और स्पर्म इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, फर्टिलाइजेशन से आपके पास जाइगोट और फिर वहां से लेकर फीटस बनने तक डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। अगर क्लोरोफॉर्म बॉडी के अंदर हो गया, इनहेल कर दिया, इंजेक्ट हो गया, या किसी भी फूड के जरिए, पानी के जरिए बॉडी में पहुंच गया, तो ये क्या करेगा? ये उन डिफरेंट स्टेजेस उनको डिस्टर्ब कर देगा। लिहाजा जो फीटस, जो फाइनल यंग बेबी, उसकी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होगी। दिस इज ड्यू टू द क्लोरोफॉर्म। ये वाटर बाउंड डिजीजेस है माय डियर स्टूडेंट। एक और भी चीज, ड्रिंकिंग क्लोरीनेटेड वाटर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टल कैंसर। ब्लैडर मसाने का कैंसर, और रेक्टल यानी रेक्टम, उसका लार्जेंस्टाइन का वो लास्ट वाला पोर्शन, रेक्टम के कैंसर, वो क्लोरीनेटेड वाटर की ड्रिंकिंग से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्लोरीनेशन ऑफ वाटर से जहां पे पैथोजेंस किल हुए, जहां पे डिसइंफेक्शन हुई, वहां पे बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये सारे बन गए। और ये बाय प्रोडक्ट जो हैं ये तो इंतहाई खतरनाक हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बाय प्रोडक्ट, ये हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स ना बने, तो आप और भी डिसइंफेक्टिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले कहा
आप ना क्लोरीन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, ओजोन इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, नैनो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स भी हैं डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर आपके साथ शेयर किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।